हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। आपके नोटबुक में ये चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों चीज़ें एक ही है। और इसे मैं क्लेरिफाई भी कर दूंगा अभी आगे जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं तो बहुत वास्ट चैप्टर है, बिकॉज उसमें हर एक बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफिकल्ट हो जाता है, बट एग्जाम में क्या आने वाला है उसे हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल पे डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे फिगर का हमें पहले से सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या, थ्योरी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, और हम कब पढ़े थे, तो ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। या हम रोजाना की ज़िंदगी में भी हम ये चीज़ देखते रहते हैं कि भाई किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, बुक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये चीज़ हमें पढ़ा दिया जाता है 9th क्लास से ही। अब ये जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, उस बॉडी का कुछ मास है, उस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक शेप ले लेते हैं कोई भी। लेट सपोज करो कि मैंने ये एक शेप ले लिया। अब ये एक जो बॉडी है, इस बॉडी को मैं बोल रहा हूँ कि ये पी बॉडी है। अब ये पी बॉडी जो है, इसका कुछ मास m है। अब ये मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मिलियन बोल लो आप, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, जो भी हो, ये मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मिलियन ऑफ पार्टिकल से क्या है, मिलकर बना हुआ। अब मुझे इस पी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या? मुझे इस पी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। इस पी वाले बॉडी का जो मास है, ओवरऑल मास है, वो m है, और ये मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और मुझे हर एक पार्टिकल का मास और उसका एक्सेलरेशन गिवन है। लेट सपोज ये जो मैंने एक पार्टिकल लिया, इसका मास m1 और इसका एक्सेलरेशन a1 गिवन है। ये पार्टिकल का मास m2, एक्सेलरेशन a2 गिवन है। इस पार्टिकल का मास a3 और एक्सेलरेशन a3 और मास m3 गिवन है। सिमिलरली मुझे मिलियन ऑफ पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन पता है, तो मुझे मिलियन ऑफ पार्टिकल्स का फोर्स निकालूंगा कैसे? तो हर एक, यानी मिलियन ऑफ पार्टिकल का मैं फोर्स निकालूंगा, फिर उस मिलियन ऑफ पार्टिकल के फोर्स को मैं क्या करूंगा, सम करूंगा, तब जाके इस पूरे बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट होगा। बहुत बड़ा काम नहीं होगा, जिंदगी नहीं बीत जाएगी कि मैं मिलियन ऑफ पार्टिकल्स की फोर्स कैलकुलेट करूं, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन मुझे गिवन हो। तो क्या तरीका है? अगर अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट का अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए, क्या? अगर मुझे इस पॉइंट का क्या पता चल जाए, एक्सेलरेशन पता चल जाए, और उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस बॉडी के मास से, तो जो फोर्स निकल के आने वाला है, वो फोर्स मेरा इस पी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है। कितना सिंपल हो गया ना, कि मुझे अगर एक किसी भी बॉडी के एक पर्टिकुलर पॉइंट का, जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मुझे उस पॉइंट का एक्सेलरेशन पता चल गया, और उसे मैं उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मुझे उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स मिल गया। समझ पा रहे हो? लेट सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं कि ये एक बॉडी है P, मुझे इसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है? तो मुझे पर्टिकुलर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना होगा। लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी पता चल जाए, वही वेलोसिटी इस P वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाएगी। तो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो ये जो फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, यानी ये COM का एक्सेलरेशन है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P इज इक्वल्स टू वॉट? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये जो मैं मास इंटू वेलोसिटी कर रहा हूं,
मोमेंटम निकालने के लिए। वेलोसिटी कौन सा है? ये VCOM है, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस पूरे बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेट है, यानी पूरे बॉडी का मास वहीं पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने इस बॉडी के मास से इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया। दैट्स व्हाई मैंने इस वेलोसिटी को इस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई किया मोमेंटम निकालने के लिए। बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट हो रहा है। तो जरूरी है एक ऐसे पॉइंट के बारे में पढ़ना भाई जो बहुत इंटरेस्टिंग भूमिका निभा रहा है किसी बॉडी के एक्सेलरेशन, किसी बॉडी के वेलोसिटी के बारे में। किसी और पॉइंट पे बात नहीं चल रही है, सेंटर ऑफ मास पे बात चल रही है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी पॉइंट मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट होगा, तो इसीलिए एक इमेजिनरी पॉइंट है। अब अगर ये एक इमेजिनरी पॉइंट है तो ये सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर कहीं भी लाई कर सकता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, या ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। whole mass can be assumed to be concentrated on it। मान के चलते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास उसी सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर लाई करता है, उसी पॉइंट पर है। इसके अलावा और दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको जानना है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए सेम पॉइंट पर होता है। क्या कहने का मतलब है? तो देखो, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट सेम पॉइंट या फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। मतलब देखो सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज करो कि ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो रखा है, ठीक है, बैलेंस हो रखा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस है, ना इधर गिर रहा ना इधर गिर रहा है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, बैलेंस करके रख रखा है सेंटर ऑफ मास। पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं, बैलेंस है। तो ये छोटा ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास पे ही मैं बोल रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगा। बोलोगे क्यों? तो मैं कहूंगा अगर भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लाई कर जाएगा तो बॉडी इधर गिर जाएगी ना। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लाई कर जाएगी तो यहां गिर जाएगी ना। तो सेंटर बैलेंस हो रखा है बॉडी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए सेम पॉइंट पर लाई करता है। एंड फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट center of mass is always lie above center of gravity। for larger object or body, for larger object center of mass lie above center of gravity। ऐसा क्यों होता है? लेट सपोज करो मैं कह रहा हूं कि एक आईफिल टावर है, बहुत ऊंचा है। तो हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है वो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं चेंज होता है, यानी घटती चली जाती है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू यहां ज्यादा होगी, उससे थोड़ी कम उधर होगी, उससे उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी, उससे थोड़ी, उससे मतलब ऊपर चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी की जो वैल्यू है वो धीरे 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 क्या है हमारी छोटी होती चली जाएगी। ये जी की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब सपोज करो तो जी की वैल्यू ज्यादा किधर होगी? नीचे की तरफ ज्यादा होगी। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे होगा। बिकॉज जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ ज्यादा है। सेंटर ऑफ मास ऊपर बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बनेगा फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया? बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू नीचे की तरफ ज्यादा। तो यहां एक कहानी है। क्या कहानी है? कि वाई वी नीड टू नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास समझने की जरूरत क्यों है। तो यहां बताया गया, मैंने लिख दिया हिंदी में, कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो। कहने का मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो हम
इस बॉडी का अगर एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए हम जो बोलते हैं F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर रहे होते हैं ये हम किसी और पार्टिकल का नहीं लेते हैं, ये हम सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। अगर मैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी कह रहा हूं तो ये वेलोसिटी में अलग अलग पार्टिकल का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा। मुझे इस बॉडी का वेलोसिटी चाहिए, तो इस बॉडी का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैं यहां कंसिडर करता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों कर रहा है तो उसके पाथ का पता लगाना तब आसान होता है जब हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं और बॉडी के दूसरे पार्ट को एनालिसिस करें और सेंटर ऑफ मास के पाथ को देखें। तो ये इतना आपके लिए नहीं है, दिस इज फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, तो मैंने उस टाइम पढ़ा था तो इसको मैंने नोट कर दिया। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक बॉल को अगर मैं उछाल रहा हूं तो बॉल घूम भी रहा है, ठीक है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, कहां पे बैठ जाऊं? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो मुझे इसके बॉडी के पाथ का पता लगाना आसान हो जाएगा। यही कह रहे थे, बिकॉज बॉडी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन कर रहा है। बात खत्म। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला पे, यह कहां से इसका फॉर्मूला इजाद होता है तो उस पे बात करते हैं। तो इसके लिए मैं बना लेता हूं एक ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम लेंगे एक ब्लैक और ये ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और हमने यहां कंसिडर किए दो बॉडी, एक हो गया हमारा M1, एक हो गया हमारा इसे M2 बोल देते हैं, एंड दिस इज M1, ठीक है। ओके, तो दिस एंड दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x2, दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज y2 एंड दिस डिस्टेंस इज y1, ठीक है। यानी M2 का जो एक्सिस आया हमारा वो क्या है? x2 y2, और M1 का क्या है हमारा? x1 y1। कहने का मतलब ये है कि इसका हमने पोजीशन निकाल लिया। एंड दिस इज व्हाट देयर सेंटर ऑफ मास, यानी इनका हमारा ये हमारा सेंटर ऑफ मास हम सपोज कर रहे हैं कि यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, ठीक है, लेट सपोज करो दिस इज व्हाट आर वेक्टर, ठीक है, जो भी हो। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट हम यहां कंसिडर कर रहे हैं। M2 और M1 का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? M1 है, M2 है, और ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा बोलते बोलते थक जाता हूं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे इसके एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कितना आसान है। कहां पे निकालना हूं? एक्स एक्सिस पे निकालना हूं, वाई एक्सिस पे निकालना हूं, जेड एक्सिस पे निकालना हूं, या हम इस आर यानी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये इस पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो XUM क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर मुझे y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो मैं बोलूंगा M1 y1 M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर मुझे z एक्सिस पे निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? M1 z1 M2 z2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो कितने भी मास हो सकते हैं, M1 M2 M3 M4 M5, कितने भी ले लो, तो मैं प्लस करके ऐसे लिखते चला जाऊंगा M4 M3 X3 M4 X4 M5 X5, और नीचे सारे मास को सम कर दूंगा। सिमिलरली y एक्सिस में, सिमिलरली z एक्सिस में। अगर मुझे इस COM की बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं, तो मैं बोलूंगा RCOM, यानी इस पोजीशन वेक्टर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? M1 R1 M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2।
तो अगर आप ध्यान से कुछ चीजें नोटिस कर पा रहे हो, एम तो सब में चेंज सेम रहने वाला है। चेंज क्या हो रहा है, अगर एक्स के लिए निकाल रहा हूं तो एक्स वाई के निकाल रहा हूं, तो वाई जेड के लिए निकाल रहा हूं तो जेड आर के लिए निकाल रहा हूं तो आर। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सीओएम निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 प्लस m2। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सीओएम निकालना होगा तो क्या बोलूंगा, m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ रहे हो? तो कितना सही है ये चीज कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालें तो बस वो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है। कैसे हुआ यार, देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने सीधा क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, x1 बाई टी, x2 बाई टी, x3 बाई टी। तो डिफरेंशिएट किया, x1 बाई में t1, x2 बाई में t2 कर दो, x3 बाई में t3। तो x1 बाई में t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को मैं दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो v1 बाई में t1, v2 बाई में t2। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या निकल के आ जाएगा a1। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो v2 की जगह क्या हो जाएगा a2। तो डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो कितना आसान था ये चीज, उतना कंफ्यूज होने की जरूरत आपको थी ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने लिखा है वो क्या लिखा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल वगैरह या कुछ डेरिवेशन समझते हैं तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो ओरिजिन और रिफरेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का रियल मीनिंग ओरिजिन या रिफरेंस के बेसिस पे चेंज नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो रियल मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास ही रहने वाला है, वो अगर हम ओरिजिन चेंज कर दे बॉडी का तो सेंटर ऑफ मास नहीं बदलने वाला, या मैं बॉडी का रिफरेंस बदल दूं तो सेंटर ऑफ मास नहीं बदलने वाला। लेकिन ओरिजिन चेंज करने से या बॉडी का रिफरेंस चेंज करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि देखो ये एक बॉडी है, मैंने अगर ओरिजिन यहां कंसीडर किया तो लेट सपोज करो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है, और अगर मैंने ओरिजिन यहां बना लिया तो सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है। तो ओरिजिन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास कौवा नहीं बन जाएगा। समझ में आया? तो रियल मीनिंग सेंटर ऑफ मास का कभी नहीं बदलता, ओरिजिन या रिफरेंस बदलने से। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जरूर बदल जाता है ओरिजिन या रिफरेंस बदलने से। कहने का मतलब लेट सपोज करो कि मैं यहां पे हूं, ठीक है, मैं यहां पे हूं और मैं इस बड़े से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, फिर एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है भैया। अगर मैं यहां हूं तो मैं यहां देख रहा हूं सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, इसके लिए भी सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है। तो देखो मैं यहां हूं तो भी सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, मेरे लिए ये डिस्टेंस r हो गया, इसके लिए ये डिस्टेंस v हो गया, या सपोज करो d हो गया। तो रिफरेंस चेंज होने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन रियल मीनिंग सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर मी दिस इज r, फॉर दिस पर्सन दिस इज d डिस्टेंस। तो मैं वही चीज समझा रहा था, यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि ऑन चेंजिंग द ओरिजिन r1 r2 r3 विल चेंज, यानी पोजीशन विल चेंज बट द रियल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। फिर यहाँ पे ये जो हमने कर रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये चीज आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पॉइंट है भैया। देखो तो कह रहा है कि भैया एक है बॉडी जिसका मास है m1, एक है बॉडी ये जिसका मास है m2, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, ओरिजिन ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे ओरिजिन लिया। तो एक काम करता हूं, यहीं से बना देता हूं, है ना, कहीं अलग क्यों करना। ये मेरा ओरिजिन हो गया, मैंने यहां ओरिजिन कंसिडर कर लिया, दिस इज व्हाट m1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,
इन दोनों के बॉडी के बीच का डिस्टेंस है r, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया r, 0। क्योंकि y एक्सिस पे दोनों बॉडी है नहीं, तो y एक्सिस दोनों के केस में क्या रहने वाला है, 0। क्या रहने वाला है, 0। तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो YCOM तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2। अब दोनों का y एक्सिस तो 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। तो भाई 0 अगर मैं कर रहा हूं तो ऊपर न्यूमरेटर 0 रहने वाला है, न्यूमरेटर 0 आ गया तो YCOM 0 हो गया। तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि y एक्सिस दोनों मास के केस में 0 ही है, तो YCOM पे सेंटर ऑफ मास नहीं मिलने वाला, 0 मिलने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास निकलेगा कहाँ, वो निकलेगा x पर, बिकॉज दोनों के केस में यहाँ पे x 0 है, यहाँ के केस में r है। तो XCOM अगर मैं निकालूंगा तो मैं बोलूंगा M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो x1 तो मेरा 0 है, यहां देखिए 0 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, M2। x2 क्या है, x2 है r, तो यहां आ गया M2r अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आ गया आपका XCOM। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे मैं एक चीज जो प्रूफ करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखो, अगर दोनों का मास सेम हो जाए, यानी M1 इक्वल हो जाए M2 के, तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो लाई करेगा r/2 पे। कैसे, तो अगर XCOM इज इक्वल्स टू M2r अपॉन M1 प्लस M2 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि M1 इक्वल M2 है, तो ये हो गया M2r। और अगर मैं M1 को M2 लिख दूं तो M2 प्लस M2 इज व्हाट, 2M2। 2M2 2M2 मर गया, क्या बच गया, r/2। तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई किया, r/2 पे। कहां पे लाई किया, r/2 पे। इंटरेस्टिंग था, समझ में आ गया, बहुत सही। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखो यहां पे मैं एक और चीज बता रहा हूं, जो मैंने बोला कि हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है ओरिजिन चेंज करने से। तो जैसे कि अभी मैंने क्या कहा कि भैया देखो कि अगर मैं ओरिजिन M2 पे मान लूं, यहां मान लूं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट r,0 हो गया। ये M1 था, तो YCOM तो फिर से 0 निकलेगा, कोई दोहरा ही नहीं है। निकलेगा XCOM में करेंगे तो बोलेंगे M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ध्यान से देखो, तो M1x1 क्या हो गया, r, तो M1r प्लस M2x2 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0, तो 0 इंटू M2 0 देने वाला है, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, M1 प्लस M2। तो देखो अगर मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया तो आंसर क्या आ गया, M1r अपॉन M1 प्लस M2। और जब मेरा ओरिजिन M1 पे था तब क्या था, M2r अपॉन M1 प्लस M2। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर बॉडी हमारा क्या है, दोनों का वजन सेम है, दोनों का मास सेम है, तो चाहे मैं ओरिजिन M1 पे मानूं चाहे मैं ओरिजिन M2 पे मानूं, सेंटर ऑफ मास मेरा हमेशा r/2 पर ही रहने वाला है। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में फर्क आ जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का रियल मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉडी है, एक 2 kg का, एक 4 kg का। कह रहा है अगर 4 kg को 4 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट कर दें, देन बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg इज शिफ्टेड। तो 2 kg कितना शिफ्ट होगा अगर सेंटर ऑफ मास 1 मीटर शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ। मतलब कि देखो यहां पे था 2 kg, यहां पे था 4 kg। लेट सपोज करो यहां सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, यहां सेंटर ऑफ मास था। अब 4 kg यहां शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया, तो बताओ 2 kg मेरा कितना शिफ्ट होगा, 2 kg कितना शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ 1 मीटर, 4 kg शिफ्ट हो गया हमारा 4 मीटर राइट की तरफ। तो बताओ ये 2 kg कितना शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो y एक्सिस पर तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि सारी बॉडी x एक्सिस पर ही बनी हुई है। लेट सपोज करो यहाँ ओरिजिन मान लिया, तो XCOM निकालेंगे, तो बोलेंगे M1x1 प्लस M2x2
अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई छोटा छोटा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। तो dxcom इज इक्वल्स टू व्हाट? m1 dx1 प्लस m2 dx2, यानी चेंज हो रहा है, छोटा ही चेंज आया, m1 प्लस m2, तो दैट्स वाई dx1 dx2 dxcom। तो कितना चेंज आ रहा है dxcom में? मतलब सेंटर ऑफ मास कितना चेंज हो रहा है? 1 मीटर चेंज हो रहा है। m1 को बोलो, m1 भैया आप हो 2, और x1 क्या है तो वो तो हमको निकालना है, तो उसको x बोल देते हैं। m2 को बोलते हैं भैया आप हो 4 kg। यहाँ पे मैंने m1 को 4 मान लिया है, यानी m1 इसको मान लिया है और m2 इसको मान लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे m1 2 को मान रहा हूँ और m2 4 को मान रहा हूँ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी मान लो। तो m1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू dx2, यानी 4 kg वाला बॉडी कितना चल गया? 4 मीटर चल गया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 16 हो गया, 16 इधर जाके इधर हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। तो माइनस 5 इंडिकेट क्या कर रहा है? माइनस 5 इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 2 kg वाला ऑब्जेक्ट है ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में 5 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यही था। अब यहां पर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन यहां मान लिया। ये सारी साइडें ए के बराबर है, इनकी सारी मास जो है वो m है, तो m मान लिया। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, सारा एंगल 60 डिग्री होता है। तो 3 मास है, YCOM निकालेंगे, YCOM निकलेगा। इस m के लिए YCOM नहीं निकलेगा, तो इस अलग पेन लेते। इसके लिए नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये हो जाएगा m इंटू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? a,0। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये m का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? इस m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा a/2, y एक्सिस का डिस्टेंस इसका क्या होगा? y एक्सिस का डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, वो मैंने यहां निकाला हुआ है, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p/a। sin 60 डिग्री इज व्हाट? p/a। तो p इज इक्वल्स टू व्हाट? a इंटू √3/2। p क्या है? ये वाली हाइट की बात कर रहा है वो, तो p/a होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन a, ये डाल दिया हमने। तो sin थीटा इज व्हाट? हमारा p/a हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? a, तो p/a। तो sin 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इंटू a हो गया, p निकल के आ गया a इंटू √3/2। तो हमारा a/2 √3/2a आ गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब देखो मैं YCOM निकालता हूं, तो इस m के लिए m इंटू 0 प्लस इस m के लिए m इंटू 0 एंड प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? m इंटू वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है? √3/2 इंटू a, और नीचे क्या हो जाएगा? m प्लस m यानी 3m। ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया? m √3a बाय में 3m, 2 इंटू 3m। अब देखो m से m तो मर गया, क्या बच गया? √3a बाय में 2 इंटू 3। रेशनलाइज कर देते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, क्या बच गया? √3 बच गया 3a, नीचे क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू √3। 3 से 3 मर गया, क्या बच गया? a बाय में 2√3। तो क्या आया हमारा? a बाय में 2√3। ठीक है, तो ये कितना आसान था हमारा, क्या YCOM पे निकालना। ठीक है, ये हमने 0 से क्यों किया? क्योंकि इस मास के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है ना, होता है ना हमारा फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन। तो y1 y2 यहाँ 0 था, दैट्स वाई ये m एलिमिनेट हो गए। अब हम y एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो मैं इसको रफ करता हूं और यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, अब अगर ध्यान से हम देखेंगे
तो हमारा फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, चेंज क्या होगा देखो, मैं बोल रहा हूं XCOM निकालेंगे, क्या बोलेंगे M1, तो M1 क्या है, M ही है, इंटू जीरो, जीरो ही रहने वाला है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जीरो बिकॉज ओरिजिन हमने यहां माना है, प्लस M इंटू ए, M इंटू ए, प्लस इस M के लिए M इंटू एक्स, x कोऑर्डिनेट क्या है a/2, तो M इंटू a/2, और नीचे क्या हो जाएगा 3M, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज M इंटू जीरो, ये क्या हो गया, यहाँ a जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, a हमने क्या लिया, बाहर निकाल लिया, क्या बच गया m प्लस m/2, क्या बच गया m प्लस m/2, और m भी बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच गया हमारे पास, m भी बाहर निकालें, तो रुको मैं क्लियर करता हूं, यहां पे क्लियर करता हूं, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, am कॉमन आ रहा है, a और m कॉमन आ रहा है, am कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इसके पास बच गया 1 प्लस इसके पास क्या बच गया 1/2, नीचे देखो क्या बच गया 3m, m से m मर गया, क्या बच गया 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया 3a बाय में 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये बच गया, इसका आएगा ना, इसको अगर सॉल्व करोगे क्या आएगा 3/2, तो 2 नीचे आ गया, और 3 इंटू ए हो गया, 3 इंटू ए, और नीचे हमारा 3 है, 3 से 3 मर गया, क्या बच गया a/2, तो आंसर क्या आ गया a/2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखो मैंने भाई डेरिवेशन किया था, लेकिन उसके बाद जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ रट रखा था फिगर का, और मैं हर किसी को सजेस्ट, अपने जितने भी बच्चों को पढ़ाया उन सबको मैंने बोला डेरिवेशन से मतलब मत रखना, जितने भी फिगर है सबका सेंटर ऑफ मास रट के जाना, वही आ रहा है, ठीक है, ट्रिक भी मैंने अभी आगे बता रखा है। तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, साइड अपॉन 2√3, साइड क्या है a, जो साइड की लेंथ है, और x एक्सिस पे कितना निकलेगा, साइड बाय 2 यानी आधे पे निकलेगा, ओके। यहां बोल रहे हैं नॉर्मली हम क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है अगर हम अर्थ से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो, क्योंकि अर्थ से ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन में फर्क आ जाता है ना, तो हम अर्थ से ज्यादा ऊंचाई पर ना जाए, छोटे ऑब्जेक्ट की बात करें तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का पोजीशन सेम ही रहने वाला है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, तो और ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी एक दायित्व बनता है मेरा, तो मैं वो समझाना चाहता हूं, जैसे कि XCOM इज इक्वल्स टू, आप बोलते हो M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3, ऐसे ही सो ऑन, जो भी आप बोलना चाहो, M1 प्लस M2 प्लस M3। आप बोलोगे नहीं भैया मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करनी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है मुझे वेट कंसिडर करना है, वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू जी, तो मैं m की जगह क्या लिखूंगा mg, m2 की जगह क्या लिखूंगा m1g, इधर क्या लिखूंगा m2g, x1 भी लिखूंगा, x2 भी लिखूंगा, इधर लिखूंगा m3g x3, बिकॉज जितना भी मास है वो किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो चुका है, तो m1g m2g x2 m3g x3 अपॉन m1g प्लस m2g प्लस m3g। अगर आप ध्यान से देखो तो g सेम रहने वाला है, बिकॉज हम अर्थ से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, बहुत कम ऊंचाई पे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो ऊपर में से सब में से g ले लूंगा बाहर आ जाएगा, नीचे वाले में से सब में से g ले लूंगा बाहर आ जाएगा, g से g मर जाएगा, क्या बचेगा, वही बचेगा m1x1 m2x2 m3x3, नीचे बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है, अगर हम अर्थ से बहुत नीचे हैं, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गए, अर्थ पे ही है 200-300 मीटर के रेंज में, तो सेम रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अब अगर आप आईफल टावर की बात करूं, बुर्ज खलीफा की बात करूं, तो भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में फर्क आने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। अगर आपको इनके डेरिवेशंस में इंटरेस्ट है तो भैया मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इनके डेरिवेशन की लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी पिछले से पिछले साल पढ़ा रखा है अच्छे से, सेंटर ऑफ मास के हर एक फिगर का मैंने करवा रखा है डेरिवेशन, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कि भाई करना है तो मैं दे दूंगा भाई, आप कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से ना है, आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास हमें किस तरीके से निकालना है, आपको फिगर का पता होना चाहिए, ठीक है।
बाकी आपकी इच्छा है। मेरे को अभी तक न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आ जाए तो किसी को नहीं आ रहा होगा तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, ये किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड में हम सेंटर ऑफ मास कहां कंसिडर करते हैं? 2L/3। L क्या है? रॉड की लेंथ है, रॉड की लेंथ है। यहां मैंने डेरिवेशन करा रखा है, आप चाहे तो इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज करो दिस डिस्टेंस इज x, तो ये एक छोटा डिस्टेंस ले लिया डेल्टा x, ठीक है, यानी dx। ये हमने लैम्डा ले लिया विच इज y0 x kg, ठीक है। ये हम यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कब हम kg पर मीटर कंसिडर करते हैं, रो के लिए हम kg पर मीटर स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और लैम्डा के लिए हम kg पर मीटर क्यूब कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कब हमें लैम्डा लेना है, कब रो लेना है, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट वाली वीडियो देखेंगे। बाकी तो आपको डेरिवेशन से लेना देना नहीं है, मैंने बता दिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि 2L/3 पे लाई करता है। L क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो अगर आप वो 300 क्वेश्चन वाली सीरीज जो देखेंगे, ये जो हमारी RS खुरमी वाली है क्वेश्चन का, उसमें जो भी सेंटर ऑफ मास के फिगर का जो भी है क्वेश्चन दे रखा है कि इस फिगर का ये होता है, ये फिगर होता है, रट लेना उसको। यहाँ नोट्स में भी मैंने बता रखा है, वो भी देख लेना, ट्रिक भी बता रखा है, वो जरूर याद रखना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग का हमारा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? 2r/3, r इज द रेडियस। कहाँ पे लाई करता है? 2r/3 नहीं, 2r/π। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, और ये क्या था? सेमी सर्कुलर रिंग। तो कंफ्यूज मत होना, सेमी सर्कुलर रिंग अलग है, सेमी सर्कुलर डिस्क अलग है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क में जो हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो कहां पे लाई करता है? 4r/3π पे, 4r/3π, यानी यहां लाई कर रहा है, ठीक है, 4r/3π। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फेयर कहां लाई करता है? r/2 पे। कहां पे लाई करता है? r/2 पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर देख लिया, अब सॉलिड हेमिस्फेयर कहां पे लाई करता है? 3r/8। डेरिवेशन नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, मत दिमाग लगाओ। कहां पे लाई करता है? 3r/8। r क्या है? हमारा रेडियस। ट्रिक मैं अभी आगे बता दूंगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कॉन, सॉलिड कॉन का कहां पे लाई करता है? हाइट/4, h/4 पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है? h/4। h इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट, प्लेट की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने क्या देखा? कोन का। नीचे क्या देख रहे हैं? ट्राइंगुलर प्लेट का। ट्राइंगुलर प्लेट का लाई करता है h/3 पे। कहां पे लाई करता है? h/3 पे। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो आपको याद रखना है CTHRSD, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। तो कैसे याद करना है? देखो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, तो हर एक का पहला पहला वर्ड ले लो। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, सबका पहला पहला वर्ड लिख लो। सी से क्या लिखोगे? कोन। तो हम किसका निकाल रहे? कोन का। h/4, h/4 अगर आप ध्यान से देखो तो किसका निकला था? हमारा कोन का, सॉलिड कोन का। तो ये आपका सॉलिड कोन हो गया। फिर क्या है? टी से ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट का हमने क्या देखा? h/3। फिर h ऋतिक रोशन, h से क्या आएगा? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का हमने देख लिया था, सॉलिड हेमिस्फेयर नहीं, इसका होलो हेमिस्फेयर, r/2। क्या देखा था? r/2। तो ध्यान से देखो, r/2। अब r से क्या था? ऋतिक रोशन, तो r से हमने ऋतिक रोशन याद किया था, तो r का रोशन। अब r से रिंग याद रखना है। क्या याद रखना है? रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग सबसे पहले ही हमने देखा था। सेमी सर्कुलर रिंग ये रहा, देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग विच इज व्हाट? 2r/π। क्या था हमारा? 2r/π। यहां जाते हैं, देखते हैं क्या है 2r/π। उसी तरीके से s से श्रीदेवी था, तो s से हम लिखेंगे स्पेयर, लेकिन ये होलो है, होलो है, होलो कैसा है? होलो, होलो हेमिस्फीयर विच इज 3r/8। और d से क्या है? डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। एक था सेमी सर्कुलर रिंग जो था 2r/π, एक है सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क का क्या था? 2r/3π। तो कैसे याद रखना है और भी बता देता हूं। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, ये याद हो गया। अब देखो आपको क्या करना है,
2 बार लिखना है आपको h, फिर आपको r r r r लिखना ही है। ये r r r नहीं है, ये 4 बार r r है, ठीक है। तो h h r r r r लिख लिया। अब क्या करना है आपको, लिखना है इस r से स्टार्ट करना है, 2 3 4 लिखना है। अब रिवर्स डायरेक्शन में नीचे की तरफ 4 3 और 2 लिखना है। हो गया। अब इन सब के नीचे आपको क्या रखना है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। दिस इज पाई, दिस इज 8 एंड दिस इज 3 पाई, ये याद हो जाएगा। और आप देखो तो आप सबका निकाल चुके हो, h/4, h/3, r/2, 2r/पाई, 3r/8, 4r/3। तो कितना आसान था, हमने सारे फिगर का इस ट्रिक से याद कर लिया। याद रखना है बस, 2 बार h, 4 बार r, फिर 2, फिर थर्ड से काउंटिंग करनी है, 2 3 4, फिर रिवर्स डायरेक्शन में 4 3 2, फिर नीचे की तरफ पाई 8 3 पाई लिखना है। हो गया। अब इस फिगर का आप निकालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अभी तक आया नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास में इतना ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो भी मैंने स्टोरी पार्ट में बताया, अगर आपने नोट्स बनाया है तो ज़रूर आपके काम आ जाएगा। बाकी रीड आउट कर लेना, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो भी पढ़ लेना, कोई मनाही नहीं है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ मास खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी खत्म हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया, यानी अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म करना है। ठीक है, तो मिलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट।